नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और साथ ही बाजार में करना क्या है बड़ा प्रश्न वो समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट देखिए, हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो टिकाऊ नजर नहीं आ रहा। आधा फीसदी करीब आपको गिरता हुआ नजर आएगा और बैंक निफ्टी भी एक रिकवरी के बाद थोड़ा फिर से फिसला और 160 अंक नीचे है अभी फिलहाल करता हुआ कारोबार। लेकिन एक अच्छी चीज अभी तक मार्केट में नजर आ रही है, दैट इज ब्रेथ का सिनेरियो रखते हैं स्क्रीन पर। जिस कदर मिड कैप्स और स्मॉल कैप में निचले स्तरों से रिकवरी आई है, दैट इज गुड। और 1515 ऐसे काउंटर्स जहां पर तेजी, वही 1299 ऐसे काउंटर्स जहां पर थोड़ी बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल कि जिस तरीके से कल के 2 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इसको कैसे अप्रोच करें और क्या सेक्टर स्पेसिफिक ही मौके तलाशने चाहिए, समझ लेते हैं अमित सेठ जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। सबसे पहला सवाल, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे देख रहे हैं आप? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या अप्रोच होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट डे है, संडे को हमारा बजट है, तो थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो जो इसमें पिछले 2-3 दिनों में रिकवरी आई है, इट हैज बीन एबल टू क्रॉस द 200 डेमा, जो काफी क्रूशियल था। तो सपोर्ट हमारा लगभग 25,000 के आसपास आता है और एक स्टिफ रेजिस्टेंस मार्केट के लिए 25,400 है। बट गिवन की इतनी वोलेटिलिटी है ड्यू टू द अपकमिंग बजट, तो पोजिशनली यहाँ पे अभी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो जरूर 25,200 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा के इसे मेंटेन करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर डाइवर्जेंस है। निफ्टी जबकि होवर कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, निफ्टी बैंक को अगर हम देखें तो वो क्लियरली 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया रिसेंटली। अब हम देख रहे हैं कि एक्सिस एंड आईसीआईसीआई में भी एक रिवर्स, एक्सिस में एक ब्रेकआउट आ रहा है और आईसीआईसीआई में एक रिवर्सल आ रहा है। तो आपकी बात कहीं ना कहीं सही है कि हमें थोड़ा सा इंडेक्स अवॉइड करना चाहिए और सेक्टर स्पेसिफिक रहे। डिफेंस इज लुकिंग गुड और प्राइवेट बैंक्स आर लुकिंग गुड। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऊपर। गुड मॉर्निंग अमित जी, एंड आप आ रहे हैं? आई होप सो। जी कंचन जी, मैं आ रहा हूँ। तो कल की फ्लाइट है या परसों डायरेक्टली आप आएंगे मुंबई? नहीं, कल की फ्लाइट है, बिकॉज संडे को फिर लेट हो जाता है काफी। वी हैव टू कम बाय 8 o'clock इन द मॉर्निंग। चलिए बढ़िया, अब अगली मुलाकात इन पर्सन ही होगी आपसे डायरेक्टली स्टूडियो में। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर, इस पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप हमारे तक भेज सकते हैं। विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज को यहाँ पे एड्रेस किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आप सीएनबीसी आवाज को, श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को टैग करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी अगर जवाब नहीं आता है तो श्रेया और मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आप डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहला सवाल आज सोशल मीडिया से ही ले लेते हैं। सोशल मीडिया पे एक सवाल है आईटीसी, इसके ऊपर काफी सारे जो चीजें हैं, काफी सारे स्टांस इस टाइम पे बने हुए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आईटीसी काफी लंबे टाइम से खबरों में बना हुआ था। टबैको के प्राइसेस को लेके भी काफी बातें चल रही थी। जीएसटी 2.0 के बाद भी यहाँ पे एक पेन आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन नंबर्स शानदार आए हैं। सिगरेट वॉल्यूम की बात करी जाए तो 6.5% की देखने को मिली है और जो अनुमान लगाया गया था वो 5 से 6% का लगाया गया था। और उसके बाद ये मोमेंटम भी बना हुआ है। बाइंग प्राइस में एक बार आपको बता देती हूँ अमित जी, दैट इज 450 रुपीज, यानी कि अपने हायर नोट पे बनी हुई है बाइंग प्राइस। बाइंग और 10,000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। काफी लॉस तो हो गया है, लेकिन आगे क्या करा जाए? जी देखिए, आईटीसी में डेफिनेटली हमने एक अच्छा खासा क्रैक देखा। स्टॉक 400-430 के लेवल्स पे काफी कंसोलिडेट किया और उसके बाद स्टॉक ने वो क्रूशियल लेवल्स तोड़े और 322 के आसपास आ गया है। लेवल्स की बात करें, 310, 320 वीकली सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आईटीसी का जो कहते हैं दिशा निर्धारण होगा, दैट विल बी आफ्टर बजट, बिकॉज आई थिंक मार्केट फंडामेंटली वेट कर रहा है कि इस पे क्या ड्यूटीज आती है नहीं आती है। बट अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो अब इन लेवल्स पे आपको लॉस नहीं बुक करना है, क्योंकि वीकली सपोर्ट जोन है लगभग 310-320 के आसपास। स्टॉप लॉस आपने लगाया है नहीं, 310 का एक स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। बट आई थिंक अ क्लियर डायरेक्शन इसमें मंडे को भी पॉसिबल होगा, जहां पे हो सकता है मंडे या संडे आफ्टर द बजट वी मे सी अ मूव ऑन इन आईटीसी बेस्ड ऑन द न्यूज।
तो थोड़ा वेट करें, 310 का सपोर्ट है, 310 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, वेट करें, होल्ड कर सकते हैं आईटीसी और देखते हैं कि बजट में अनाउंसमेंट्स के बाद पूरा एफएमसीजी पैक इनफैक्ट कैसे मूव करता है और आईटीसी में पर्टिकुलरली कैसे मूव्स बनते हैं। स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर है, 310 का मेंटेन करना है। चलिए, अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं पटना से, आरबी रॉय जी। आरबी रॉय जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल सर आपका। सवाल है मेरा मैडम, एनएसडीएल 1145 के रेट से परचेज है, 50 शेयर है। अच्छा, तो इसका क्या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, आप इस पे व्यू जानना चाहते हैं? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं एनएसडीएल में। हाँ तो जी हाँ, होल्ड करेंगे इसको जी। ठीक है आरबी रॉय जी, 1145 आपकी खरीद बताई आपने और कारोबार कर रहे हैं 977 के लेवल पर, तो लॉस हो गया आपको ठीक ठाक, 167 रुपये प्रति शेयर का लॉस झेल रहे हैं आप। Q3 नतीजे मिले जुले ही रहे हैं, प्रॉफिट जहाँ पे थोड़ा बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू फ्लैट रहा है। हाल लिस्टेड स्टॉक के उतने डेटा नहीं होंगे आपके पास अमित जी, लेकिन फिर भी बताइए सिनेरियो कैसा लग रहा है एनएसडीएल पर। हालांकि जिस पेडिग्री में है वो तो काफी अट्रैक्टिव है, अब चार्ट्स पे एनएसडीएल पर क्या संकेत, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड है क्या ये काउंटर? जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, अगस्त में इसकी लिस्टिंग हुई थी और डेटा काफी कम है यहाँ पे। लेकिन जब से इसकी लिस्टिंग हुई है हम एक कंटिन्यूअस इसमें ड्रैग डाउन देख रहे हैं, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, जितना भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे अवेलेबल है। स्टॉक लगभग 1300 के आसपास था और स्लोली ड्रैग डाउन कर रहा है। तो जितना डेटा अवेलेबल है मेरे ख्याल से अब यहाँ पे निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ पे लिस्टिंग की ओपनिंग हुई थी उसके आसपास आ रहा है। फंडामेंटल व्यू थोड़ा बेटर होगा कि इसमें क्या है, बट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स जितना डेटा अवेलेबल है 930 940 सपोर्ट है, इसे होल्ड करें एक 940 का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, टेक्निकली 940 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और थोड़ा सा इंतजार यहाँ पे डेफिनेटली करके चलना है। मूविंग फॉरवर्ड, जो अगले दर्शक हैं भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हैं रमेश जी। रमेश जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल? एमआरएफ पे मेरे 25 शेयर हैं, 1,42,600 की रेट पे क्या करना है? व्यू है मेरा। ठीक है, 25 शेयर्स है एमआरएफ के, 1,42,600 की बाइंग की गई है और पिछले एक साल में, एक डेढ़ साल में देख रहे हैं हम कि पहले तो इसने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया, उसके बाद लगातार अक्टूबर के बाद पर्टिकुलरली एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ये जाता हुआ दिखाई दिया है। बट अमित जी, क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से कितना ये हमें भागता हुआ दिखाई दे सकता है? जी देखिए, पिछले 1.5 महीने से स्टॉक में एक सस्टेन प्रेशर है, कंटिन्यूअसली डेली हमें एक लोअर क्लोजिंग मिल रही है। स्टॉक लगभग 140 142 के आसपास था एक महीने पहले और यहाँ पे 200 एमआ ब्रेक हो चुका है। वीकली सपोर्ट जो कि 135 के आसपास आता है वो भी ब्रेक डाउन हो चुका है। तो 135 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है। इन द मीनवाइल, क्योंकि ऑलमोस्ट एट द वीकली सपोर्ट है, थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, तो आप 1,28,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। बट यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैक्शन या कह सकते हैं कि रिवर्सल तभी आएगा जब ये 1,35,000 के ऊपर ट्रेड करेगा। इन द मीनवाइल 128 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ठीक है, एमआरएफ 1,35,000 के जब ऊपर जाएगा तभी इसमें एक रिवर्सल के संकेत हैं। फिलहाल 1,28,000 का आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं, हालांकि लॉस काफी ज्यादा हो गए थे एमआरएफ में इनको, ये स्ट्रैटेजी अपनाई। चलिए, अब Q3 रिजल्ट्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉनकोर के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं और कॉनकोर की बात करें तो रेवेन्यू में करीब 5% की बढ़ोतरी रही है, लेकिन मार्जिन्स भी हल्का बढ़ा है। मुनाफा यहाँ पर 9% का डेंट देखने को मिला। अब इस बार के नतीजों और ग्रोथ गाइडेंस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी संजय स्वरूप जी। संजय जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। श्रेया बात कर रही हूँ। मुनाफा थोड़ा घटा, मुनाफा घटने के पीछे के कारण समझाएंगे और Q3 रिजल्ट्स रहे कैसे आपके मुताबिक? नमस्कार श्रेया जी। इसमें जो मुनाफा हमारा थोड़ा सा घटा है वो बिकॉज उसका रीजन ये रहा है कि वो लैंड लाइसेंस फीस में पिछले साल कुछ एडजस्टमेंट्स हमने किए थे जो कि रिवर्सल्स वगैरह थे। इस बार हमने एक्चुअल जो लैंड लाइसेंस फीस जो हमारी 450 करोड़ रुपए की हम हर साल जो रेलवे को भुगतान करते हैं उसके अनुरूप ही हमारा भुगतान रहा है। तो एक जरा सा 6 करोड़ का कितने का मुनाफे का डिफरेंस है जो कि बहुत ज्यादा हम इसको नहीं मानते हैं
क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन से पहले आप देखें तो हमारा जो मुनाफा कंपनी का बढ़ा है, और आगे Q4 में जो हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं, उसका पहला माह भी खत्म होने वाला है, तो हमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। और हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हम ये फाइनेंशियल ईयर पिछले फाइनेंशियल ईयर से काफी अच्छा करेंगे, जो कि कंपनी के लिए कीर्तिमान हम स्थापित करेंगे अपनी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहता हूं कि हमने अगले 3 साल का फाइनेंशियल 2029 तक का हमने बना लिया है अपना रोड मैप। उसके हिसाब से उसके 1-2 चीजें हैं जो कि मार्च में वेस्टर्न डीएफसी जेएनपी को कमीशन कर देगी, जेएनपी तक। तो उससे एक FY27 से लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मैं कहना चाहता हूं क्रांति आने वाली है, जिससे कि बहुत सारा ट्रैफिक रेल से मूव होना शुरू हो जाएगा जो अभी रोड से जाता है। तो कॉनकॉर इसका बहुत कॉनकॉर को लाभ होगा, क्योंकि हमारे 4 टर्मिनल ऑलरेडी वेस्टर्न डीएफसी पे हैं, 5वां टर्मिनल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इससे हमारा बहुत वॉल्यूम हम आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, जो कि रेल पे रोड से आएगा। दूसरी चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि डोमेस्टिक में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बल्क सीमेंट इन टैंक कंटेनर्स, जो कि व्यापारियों ने, व्यापार जगत में इसका बहुत स्वागत किया गया है। और अब हमें कंटेनर्स मिलने शुरू हो गए हैं। Q3 में हमें उम्मीद थी, लेकिन उतने कंटेनर हमें नहीं मिल पाए। अब हमें हर महीने 1 कंटेनर का रेक प्राप्त हो रहा है, जो हमने ऑर्डर दिए हुए हैं उसके हिसाब से। तो FY27 में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। ऑफ कोर्स Q4 में भी इसकी ग्रोथ आपको नजर आएगी, बट FY27 से अगले 3 साल में मैं प्रोजेक्ट करना चाहूंगा कि एक्जिम की ग्रोथ 15% से ज्यादा होगी और डोमेस्टिक की ग्रोथ 20% से ज्यादा होगी, बैक टू बैक। इसके माध्यम से हमारी कंपनी FY29 में 15,000 करोड़ रुपए की टॉप लाइन पोस्ट करेगी और 10 मिलियन TEUs का हमारा फिजिकल थ्रूपुट रहेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है, ये हम अचीव कर पाएंगे। कल हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की निदेशक मंडल की बैठक हुई। उन्होंने ये पूरा प्रोजेक्शन देखा, इसको रिव्यू किया, और उसके बाद उन्होंने कैपेक्स बजट तो हमारा इस साल का था FY26 का, उसको 23% उसमें इन्होंने बढ़ोतरी अप्रूव करी, जो कि अभी हमारा 860 करोड़ का बजट था, अब वो 1060 करोड़ का हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि Q3 तक हम ऑलरेडी 700 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। तो हम नए कंटेनर खरीद रहे हैं, नए रेक्स खरीद रहे हैं। यही दर्शाता है कि आगे बहुत अच्छी डिमांड है और आपकी कंपनी इसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। डेफिनेटली। गुड मॉर्निंग सर, कंचन बात कर रही हूँ, और जिस तरीके से आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, शेयर इन रेड में ट्रेड कर रहा था अर्ली ट्रेड में, लेकिन वापस से एक रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 0.80% इस टाइम पे ग्रीन में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपने बात की थी, डेफिनेटली 10% का यहाँ पे गाइडेंस दिया गया था, उसको बढ़ा के आने वाले 2 से 3 साल में आपने बोला कि 15% और डोमेस्टिक में 20% का देखने को मिलेगा। और एक जगह आप और भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे कि जो लॉजिस्टिक है वो रोड से हमें अब रेल इंफ्रा में जाता हुआ दिखाई देगा। बट लेट्स नॉट फॉरगेट इट कि अक्टूबर में ही हमने देखा है कि जो आपका एयर ऑपरेशन है वो भी रिज्यूम होता हुआ दिखाई दिया है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी है, और कोई ब्रेक इवन टाइमलाइन अगर आप दे पाए तो? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक यहाँ पे डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, लेकिन कोई बात नहीं। डेफिनेटली कॉनकॉर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हमें इन रेड इसकी शुरुआत होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अब करीब करीब 1% की मजबूती के साथ ये कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित जी, एक बार कॉनकॉर का क्विकली चार्ट चेक आप लेंगे? अमित जी? जी, 1 सेकंड जी। जी, डेफिनेटली कॉन्कोर की अगर हम बात करें तो काफी यहाँ पे गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है और ऑलमोस्ट एक सपोर्ट जोन के आसपास है। हमारा वीकली सपोर्ट लगभग 500 के आसपास आता है। तो अगर जब तक यहाँ पे 490 मेंटेन, आई थिंक देयर इज अ स्मॉल रिवर्सल पॉसिबल। तो अगर किसी की पोजीशन है तो 490 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। कॉनकॉर 490 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय, और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे CMD संजय स्वरूप जी कॉनकॉर के, और जो उन्होंने
रोड मैप बताया है अपनी कंपनी का, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, रिजल्ट्स भी मिले जुले ही रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट नजर आ रही है, अग्रसर होकर अपना प्लान बता रहे थे। ये एक अच्छी चीज़ कॉनकॉर के लिए। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपके सवाल। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अभी हम कॉनकॉर के मैनेजमेंट से ही बात कर रहे थे, सीएमडी संजय जी से, और उस टाइम पे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, लेकिन वापस से मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे को। जी, मैं एक बार क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देती हूँ। मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि आपने गाइडेंस जो है उसको बताया है कि 15% की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखने को मिलेगी एंड डोमेस्टिक में 20% की देखने को मिलेगी, एंड रेलवे को लेके, लॉजिस्टिक को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो अक्टूबर में जो आपका एयर ऑपरेशन है वो भी हमें रिज्यूम होता हुआ दिखाई दिया है। आपको क्या लगता है कि वहां से कोई ब्रेक इवन टाइमलाइन? नहीं, देखिए, इसमें जो रेलवे की तरफ से जो अभी वेस्टर्न डीएफसी जब कमीशन हो जाएगा तो उसमें एक एश्योर्ड ट्रांजिट टाइम ट्रेन चलेगी, जो कि हमारी जो मेगा एमएमएलपी दादरी में जो है और जेएनपी के बीच में जो डिस्टेंस है, करीब 1500-1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस वो 24 घंटे में कंप्लीट करेगी। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट साबित होगा। आप जस्ट इमेजिन करिए कि आज सुबह 9 बजे उसका कंटेनर उसके सामने लोड होता है ट्रेन पे, और कल सुबह 9 बजे वो पोर्ट में पहुंच जाता है और शिप में लोड हो जाता है। ये जो एक ट्रांजिट की, जो एश्योर्ड ट्रांजिट जो रेलवे के माध्यम से हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, अपने ग्राहकों को, ये एक बहुत ही गेम चेंजर की तरह साबित होगा, जो कि कोई भी और ट्रांसपोर्ट का माध्यम ये एक एश्योर्ड ट्रांजिट की सर्विस नहीं दे पाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारा वॉल्यूम रोड से रेल पे आकर्षित करने में सफल होंगे, जो कि एक एक्जिम में ग्रोथ का एक प्रमुख जो कारण रहेगा। दूसरा कारण जो मैंने बताया आपको डोमेस्टिक में बल्क सीमेंट का, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय हमारे देश में करीब 70 मिलियन टन एक साल में बल्क सीमेंट का उत्पादन होता है। उसमें से रेल के माध्यम से सिर्फ 7 मिलियन टन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बाकी 63-90% जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रोड के माध्यम से होता है। तो अब हम जो ये प्रोडक्ट लाए हैं टैंक कंटेनर का, जिसमें हम बल्क सीमेंट का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो मैं वो कहना चाहूंगा कि जो 7% है उसको हम बढ़ाएंगे, 7 मिलियन टन जो 10% है उसको हम बढ़ाएंगे, और उसको हम जितना ज्यादा कोशिश करेंगे बढ़ाने की, वो हमारा एक प्रमुख डोमेस्टिक में रीजन रहेगा ग्रोथ का। तो ये सब दो रीजंस की वजह से, जो मैंने बताया आपको 15,000 करोड़ की हमारी टॉप लाइन होगी FY29 में, इसका हमने एक बहुत डीप में स्टडी किया है और इसके पूरे वो बनाए हैं हमने, क्या क्या हमें स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या हमें कैपेक्स चाहिए। वही जो मैंने बताया, कैपेक्स भी 23% हमने बढ़ा दिया है इसीलिए। तो ये एक बहुत सोचा समझा हमारा एक टारगेट है, जो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसको अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सर, टारगेट आपका काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट संजय जी, और बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े आप और तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से डिटेल में आपने आंसर किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और काफ़ी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज को भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल आज आ रहे हैं मेटल्स के ऊपर। नो डाउट एक बार मेटल का इंडेक्स रख दीजिए स्क्रीन पर। 4.5% का डेंट, और काफ़ी भागा भी था अमित जी, एक तरफा रैली हमने पूरे मेटल स्पेस में देखी, और जिस तरीके से 2 काउंटर्स का खासकर जिक्र हुआ था, हिंदुस्तान कॉपर, हिंद जिंक, नैल्को, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब सवाल पूछ रहे हैं रोहन की, क्या इन लेवल्स पर एवरेजिंग करनी चाहिए जिस तरीके से आज टूटा, या फिर थोड़ा और गिरावट का वेट करें? क्या सलाह होगी? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए ट्रेंड तो अप है, लेकिन इतने शॉर्ट पीरियड में इतना फास्ट मूव आया था कि एक आज हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और पुल बैक देख रहे हैं। स्पेशली अगर हम नैल्को की बात करें, तो नैल्को में भी हमने एक शार्प मूव देखा था। स्टॉक ऑलमोस्ट 429 तक जा चुका था, आज 395 के आसपास है। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा रनअप यहाँ पे आ चुका है, बट आई थिंक एक गुड रिस्क रिवॉर्ड जोन थोड़ा सा नीचे 375 380 के आसपास मिले तो वापस 2% के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। तो थोड़ा वेट करें बाय ऑन डिप के लिए। सिमिलरली हिंदुस्तान कॉपर में भी हमने एक अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो इन लेवल्स में हम एवरेजिंग की सलाह नहीं देंगे। यहाँ भी हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, 10 डेमस एक्सटेंडेड है, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आ रहा है। सपोर्ट जोन काफी नीचे है, तो थोड़ा सा वेट करें आप हिंदुस्तान कॉपर में।
तो ये थी बात मेटल सेक्टर की, हिंदुस्तान कॉपर, साथ ही साथ नाल्को के ऊपर यहाँ पे राय दी गई है। मूविंग फॉरवर्ड, सवाल आया है संजीव जी का इंस्टाग्राम पे। अमित जी, इनके पास बीडीएल के फ्यूचर्स हैं 15-30 के, और ये बोल रहे हैं बजट को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए इस टाइम पर? जी, भारत डायनेमिक आपने कहा? यस। जी देखिए, भारत डायनेमिक में एक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज से आज एक पिकअप हम देख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगा के रखना है लगभग 1520 रुपए का। 1547 का प्राइस है, 1520 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करने की सलाह है। ओके, बीडीएल होल्ड करने की राय है और डिफेंस एज अ स्पेस फोकस में रहेगा बजट के लिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है और ये संध्या जी पूछ रही हैं, लगातार सीएनबीसी आपके साथ बनी रहती हैं, रेगुलर व्यूअर हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। ये कह रही हैं एबीबी पर क्या राय होगी? अभी Q3 नतीजे अच्छे थे अमित जी, और कल हमने शानदार मूव देखा, और इनफैक्ट आज भी 1% की तेजी के साथ, जबकि मार्केट थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, कारोबार कर रहा है। इनकी जो खरीद है वो 5555 की है, 5528 पे कर रहा है कारोबार, तो थोड़ा सा लॉस झेल रही हैं। क्या करना चाहिए एबीबी इंडिया? लग रहा है दमखम मुनाफा बनेगा यहाँ पर इनका? जी, होल्ड करने की सलाह है। स्पेशली हमने कल का जो मूव देखा रिजल्ट्स के बाद, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव था। आई थिंक इट्स रीसेंट टाइम्स में वन ऑफ द हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम्स, और आज जैसे कि आपने भी कहा कि गिरते हुए बाजार में ये लेवल्स अपने मेंटेन कर रहा है। स्टॉक ने 200 एमआ जरूर रिगेन किया है। इन द मीनवाइल हल्का फुल्का पुलबैक कभी भी आ सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड अप है। तो 5450 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें, और देख के लगता है कि इस पोजीशन में इन्हें मुनाफा आएगा। ओके, देख के लगता है इस पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। चलिए, इसी के साथ रैप अप करने का वक्त आ गया। अमित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। सी यू इन पर्सन ऑन बजट डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए, ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी आपके साथ जुड़ेंगे खिलाड़ी नंबर 1 में।